हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की भी वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिन सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ अर्थात मैटर कहा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान अर्थात आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व हैं वायु, अग्नि, जल, आकाश तथा पृथ्वी। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप। एक 100 ml का बीकर ले। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? यह गायब हो गया? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक घन मीटर है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर इसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसमें भी 90 ml जल में मिला दें। उसी प्रकार घोल को 5 से 8 तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है? अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो जाते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं।
ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हमें ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1 एवं 1-2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1-3। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1-4। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1-5। एक गिलास पानी ले और एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1-6। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला एक समूह ईद मिस्की नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 1-7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप 1-8।
एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। यह आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध आदि। निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। हम अब पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। क्रियाकलाप 1.9, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें: पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का रेखाचित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? संपीड़न अर्थात कंप्रेस। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। हम बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न अर्थात कंप्रेस करना संभव होता है। द्रव अवस्था अर्थात द लिक्विड स्टेट। क्रियाकलाप 1.10, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के मापक सिलेंडर की सहायता से इस बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रवों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो
ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। द गैसियस स्टेट अर्थात गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता चलता है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता अर्थात कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैल कर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठोस, द्रव, गैस। ABC पदार्थ की 3 अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित कण के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। प्रश्न: किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन का घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व में के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चॉक, रुई तथा लोहा।
दो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। दृढ़ता अर्थात रिगिडिटी, संपीडितता अर्थात कंप्रेसिबिलिटी, तरलता अर्थात फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, किनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाया ऐसा क्यों होता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? अपने प्रेक्षणों से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस, बर्फ रूप में, द्रव, जल एवं गैस, जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1/12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षणों को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षक बल को पार कर लेती है। इसी कारण कण अपने नियमित स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदलता है वह उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। किसी ठोस का गलनांक उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? नोट: तापमान की अंतर्राष्ट्रीय अर्थात एसआई मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए
तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा अर्थात काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त लेटेंट हीट जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर ये है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था ऊष्मा, द्रव अवस्था ऊष्मा, गैसीय अवस्था शीतलन, द्रव अवस्था शीतलन। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13 थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें।
इस कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र 1/7 में दिखाया गया है। रुई का टुकड़ा, उल्टा किया हुआ कीप, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, चीनी मिट्टी की प्याली और बर्नर, इस तरह ये। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सीधे लिक्विड से सीधे गैस ऊर्ध्व सब्लिमेशन कहलाता है। तथा गैस से सीधे ठोस गैस से सीधे लिक्विड में आने की प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर से भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ाने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर में हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। ठोस से द्रव में बदलना संगलन अर्थात फ्यूजन कहलाता है। जमना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। वाष्पीकरण वेपराइजेशन कहलाता है तथा संघनन कंडेंसेशन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। निक्षेपण डिपोजिशन कहलाता है। प्रश्न वाष्पीकरण। इवेपोरेशन। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब डालना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं।
एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण अर्थात इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14 एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में आप 5 ml जल रखकर इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर इसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगने वाले समय को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र, गैस गैर वायु की चाल, क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान वृद्धि पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? खुले हुए बर्तन में रखे हुए द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है जो हमें जल की बूंद के रूप में नजर आती है। एक वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट
द्रव, ठोस, द्रव, गैस तथा प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट (BEC) कहा जाता है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केट्रले एवं कार्ल लेवमैन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था को और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न: आपने क्या सीखा? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और गैस के कणों में सबसे कम। द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए इनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो जाती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। सॉलिड से सीधे गैस में आते हैं, ना कि लिक्विड से। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए: तापमान केल्विन, के लंबाई मीटर, एम संहति अर्थात किलोग्राम, भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व
किलोग्राम प्रति घन मीटर दाब पास्कल।